जब पता तक ना वो खुद चले कि ये फेयर नहीं टैक्स में रहेंगे, कितनी आप खुद छूट ले टैक्सेस रहे हैं नहीं आप। देंगे, तो फिर आप आवाम से किस मुँह से ये डिमांड करेंगे कि जी, एक आवाम टैक्सेस दे? आवाम तो दे रही है। डॉक्टर साहब, इस बजट में जी, कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ नरमियाँ लाई जा रही हैं, जिससे आसानियाँ पैदा होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान है और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर तेजी आती है तो इससे मईशत को कितना फायदा हो सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि तकरीबन एक घर की तामीर में कमोबेश 40 मुख्तलिफ सेक्टर्स, सीमेंट हो गया, सरिया, लोहा, प्लास्टिक वगैरह शामिल होते हैं। सबका फायदा होता है। जी, बेशक आपने देखा कि पिछले बेजा टैक्सेस जो लगाए गए थे, उसकी वजह से ये बिल्कुल पिछले साल इसमें ग्रोथ हुई नहीं है और लोगों ने इसमें कारोबार ही करना छोड़ दिया था हम्म। और सरमायाकारी जो है इसमें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। चाहिए था कि इसको बेहतर किया जाए और आपने दुरुस्त फरमाया कि इससे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ती है और वो हाँ फिर जी। सारी सप्लाई ज़्यादा करते हैं, मईशत में भी तेज़ी आती है, रोज़गार में भी इज़ाफ़ा होता है और कौमी मईशत में भी और फिर लोगों को जो रहाइश की सहूलत हासिल होनी चाहिए और वो भी बहुत उससे पूरी होती है और इसके अलावा कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं और वो भी कमर्शियल बिल्डिंग में जो लोग नया बिज़नेस शुरू करेंगे या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे भी तो रोज़गार मिलेगा। जी। तो बहुत ज़रूरी होता है किसी मईशत के अंदर कि आपका जो तमीराती शोबा है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है, फिर आपकी कंज़म्पशन बढ़ती है, तो ऑब्वियसली आपकी सप्लाई साइड भी दुरुस्त होती है। हम्म। तो अभी हम बजट के नंबर तो कल देखेंगे और टैक्स के नंबर इसमें और क्लॉज़ेज़ देखेंगे, क्या फ़ायदा वो देना चाहते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मेरा ख़्याल है, ये एक बहुत पॉज़िटिव और मुस्बत कदम होगा। ये बताइए कि अब जो मौजूदा बजट पेश होने वाला है, हाउ दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बजट्स जो आप माजी में देखते रहे हैं, जो रवायती बजट हर साल पेश किया जाता है। आपके ख्याल में क्या डिफरेंट होने लगा है? क्योंकि नए वफाकी बजट का जो हुजम है वो 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना लगाया है। तो इसकी तकसीम और किस शोबे में कितना लगना चाहिए, और सबसे ज्यादा अहम, क्या हमें इस बजट में किस शोबे के लिए सबसे ज्यादा काम करना चाहिए जो आपके ख्याल में माशी हालात में बेहतरी ला सकता है? देखिए, अब तो दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि आम तौर पर जो पहला चीज़ देखी जाती है कि हमारी आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा तो नौजवानों पे मुश्तमिल है। जी। तो एजुकेशन को इस हद तक आपको अब बेहतर करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आज की दुनिया के अंदर जो आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं, हुँ। वो हमें हासिल हो सके। मगर वो तभी होता है जब आपकी बुनियादी तालीम सही हो। अब अगरचे तालीम जो है वो हमारे यहाँ सूबाई मसला हो क्या 18वीं तरमीम के बाद, मगर सबको मिलकर इसकी तरफ कोशिश तो करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमारे बच्चे ही स्कूल से बाहर हैं 30 मिलियन से ज़्यादा और जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी क्वालिटी की नहीं है, तो हुँ। फिर ज़ाहिर है बहसीत कौम हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो तो ह्यूमन रिसोर्स ही है। अब 400 मिलियन डॉलर ये खुद फरमा रहे हैं कि हमारे फ्रीलांसर्स ने हासिल किया, जो बहुत कम है मेरी नज़र में। क्योंकि अगर ये हम उनको फैसिलिटेट करें तो वो इससे कहीं ज़्यादा रकम बिलियंस में हासिल कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ अंडर रिपोर्टिंग भी होती हो, वो बाहर ही पैसा रख लेते हो। मगर हाँ, अगर आप गारमेंट्स इंडस्ट्री की तरफ जाएँगे, उसकी ग्रोथ करेंगे तो अभी चाइना पे जो टैरिफ की वजह से उनकी डिमांड उसमें कम होगी। उन्होंने हुँ। बांग्लादेश पे भी हमसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है, उनकी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया की। तो पाकिस्तान वो वैक्यूम फिल कर सकता है मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी फैशन स्कूल्स यहाँ खोलें, हम भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे गारमेंट्स जो बाहर की दुनिया की डिमांड है, उसके मुताबिक बनाएँ, वैल्यू ऐड करें। ज़ाहिर है पे अगर आप एक सिर्फ़ कोई यॉन और क्लॉथ बेचते हैं, उसको तो आपको वो प्राइस नहीं मिलती, जो बाहर एक शर्ट की जिसके ऊपर एक ब्रांड लगा होता है और उसके वो $200 $150 भी तलब करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत। अच्छा, इस बार बजट में हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने आईएमएफ को कायल कर लिया है कि सैलरी क्लास पर जो टैक्स की शरह है, उसमें कमी लाई जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इससे आम आवाम जो तनख्वाहदार तबका है, उसकी मुश्किलात में कोई कमी आएगी या फिर माज़ी की तरह फिर बोझ लाद दिया जाएगा, जैसे पहले ही हम दे ही रहे हैं टैक्सेस? जी देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि उनसे जो बेजा टैक्स लिया जा रहा है, वो ख़त्म किया जाए। अब मैं अभी कह नहीं सकता कल जब टैक्स रेट्स आएँगे तो फिर इस पे हतमी बात कर सकेंगे। मगर एक थिंकिंग तो है इस पे हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया है
और जो उनको आईएमएफ ने कहा कि अच्छा ये कमी आप कहाँ से पूरी करेंगे, तो वो तो मैं अर्ज़ कर ही रहा था कि अगर 800 अरब रुपए का ये खुद मान रहे हैं कि इनकम टैक्स में और तकरीबन आप समझिए कि 3 ट्रिलियन के करीब सेल टैक्स में जो ऐसी एग्ज़म्पशंस दी हुई हैं जो मराठी याफ़्ता तबक़ात को हैं, अगर वो उसमें से आधी भी वापस कर लें तो फिर भी वो जो कमी जिसका वो रोना रो रहे थे, वो तो वहाँ से ही पूरी हो जाती है। तो ये तो महज़ एक बहाना है मेरा ख़्याल है। अगर वो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं एफडीआर में हुँ, अगर वो थोड़ी-सी भी तवज्जो दें और वो जो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड एग्ज़म्पशंस हैं उनको वापस ले लें, तो उससे हुँ, एक बहुत बड़ा फिस्कल स्पेस पैदा हो जाएगी और हम मेरे हिसाब से तो इनका बोझ कम से कम आधा करना चाहिए क्योंकि कीमतें जो पिछले 3 साल में तकरीबन डबल हो गई थी, वो तो कम नहीं हुई ना। अब आपने सिर्फ़ उसकी शरह रोकी है कि जी, मज़ीद उसमें स्पीड रोकी है, इन्फ्लेशन हाँ। बहुत तेज़ी से ना हो, मगर फिर भी 6% साढ़े 6% तो खुद वो मान रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से 2% होनी चाहिए। जब एक हुँ। दफ़ा कीमतें तो डिस्पोजेबल इनकम होगी, तो फिर ही सैलरीड क्लास और जो हमारी मिडल क्लास है, जबकि वो कुछ सैलरीड बचत कर क्लास सकेगी और कुछ जो एक्सपेंडिचर टैक्स करेगी। दे रही है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स है जो हम अदा कर रहे हैं, जी, जो बिल्कुल। सैलरीड तबका है, जी, बिल्कुल। व्हिच इज़ वेरी तो ये तो स्ट्रेंज। बहुत ज़रूरी है। हुँ, जी, बिल्कुल इसको सही। कम किया जाए और उसके लिए गुंजाइश मौजूद है, उसके लिए मेरे ख़्याल में ये एक सिर्फ़ बहाना-साज़ी है। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि इतनी टैक्स एग्ज़म्पशंस देने की और ख़ास तौर पे मरात याफ़्ता तबक़ात को क्या ज़रूरत है? दरअसल जो मरात उनको हासिल हैं और जो तनख़्वाह में इज़ाफ़े किए गए हैं, उसकी एक ये भी बहुत सूरत है कि उसके ऊपर वो कोई टैक्स भी अदा नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम ने बताया कि 26% टैक्सेस में इज़ाफ़ा हुआ, यानी बेतहाशा टैक्स लगाए गए और उसका रेट बढ़ाया गया, तनख़्वाहदार तबके पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया। मगर आपको ये सुनकर और सभी कौम को सुनकर हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी होगा कि वो अपनी मरात पर कोई भी टैक्स नहीं देते हैं। यानी कि टैक्स की जो मरात थी उसमें 56% इज़ाफ़ा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। यानी पिछले साल ये 3.8 ट्रिलियन थी और अब ये 5.2 ट्रिलियन हो गई हैं। तो यानी कि उस तरफ नहीं देख रहे कि एक तरफ वो मरात ले रहे हैं, तनख्वाह में 300-300% इज़ाफ़ा ले रहे हैं और उनका सारा खर्चा आने-जाने का, वहाँ रहने का, सफ़र करने का, हर एक चीज़ जो है वो कौमी खज़ाने से टैक्स पेयर की मनी से जाती है। जी, और फिर उसके ऊपर जो उनके फ़वाइद हैं और तनख्वाह उस पे वो टैक्स भी ना दें, तो ये बड़ी काबिल अफ़सोस बात है कि एक तरफ आपने तनख्वाहदार तबके पे इतना ज़्यादा टैक्स पिछले साल लगाए कि बेचारों के पास जो 3 लाख भी महीने की आमदनी कमा रहा था, वो भी हैंड टू माउथ हो गया। और दूसरी तरफ आपने इतनी बड़ी टैक्स एग्ज़म्पशन क्रिएट कर ली अपने लिए कि आपने देखा कि सिर्फ़ 800 अरब रुपए के तो इनकम टैक्स की छूट पिछले साल में हमें नज़र आई है। जी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग ना सिर्फ़ अपनी मराद बढ़ाते हैं, जिसका कौमी खज़ाने पे बराह रास्त असर पड़ता है, टैक्स पेयर को वो पैसा अदा करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर खुद टैक्स भी नहीं देते हैं। अभी तो ये इनकी मरात वग़ैरह हैं, जो इनके दूसरे असासे हैं, दूसरी जो इनकी दौलत बढ़ती है। अब हर साल पहले तो 30 सितंबर को उसका ज़िक्र इलेक्शन कमीशन के ज़रिए लोगों को पता चल जाता था, वो भी इन्होंने 2017 में सबने मिलकर अमेंडमेंट कर ली कि इसको भी मीडिया की नज़र से और अवाम की नज़र से जो है वो ओझल रखा जाएगा। अब हमें पता भी नहीं चल रहा कि हर साल इनकी आमदनी में और इनके असासों में और इनके अखराजात की क्या पोज़ीशन है। तो फिर जमहूरियत कैसे चलेगी?